नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। अगले 2-3 मिनट में हम लोग कुछ नई बातें करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वीडियो भले मत पूरा देखिए, लेकिन इन बातों को सुनना है। पहली बात यह है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें अब तक हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 3 पार्ट में थी, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट एंड मेडाइवल 2025 के घटना चक्र से किया था और 2024 के घटना चक्र से, और जो मॉडर्न वाली थी उसको 2025 के घटना चक्र से किया गया था। पॉलिटी को हम लोग 2025 के घटना चक्र से ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी 2-3 वीडियो लगभग बाकी हैं। 3 वीडियो आप कह लीजिए। जियोग्राफी में ये 2 पार्ट में है, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो गया है। विश्व के भूगोल के लिए ये आज अंतिम वीडियो होगा, ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल विश्व के भूगोल में 52 चैप्टर हैं। इसमें से 48 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब बचे हैं 49, 50, 51 और 52, 4 चैप्टर बचे हुए हैं। 49 चैप्टर ये परिवहन वाला चैप्टर है, परिवहन। 50वां चैप्टर है पत्तन, ठीक है। 51वां चैप्टर है मानचित्रण और 52 चैप्टर है विविध। चैप्टर संख्या 52 है विविध पर। अब चेंज क्या हुआ है कि अब हम उनकी बुक को, घटना चक्र की किताब को दिखाकर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो फिर स्ट्राइक और कॉपीराइट का इशू आ रहा है आजकल चैनल पे। इस वजह से ये दिक्कत हो रही है कि हम उनके पीडीएफ को यूज नहीं करेंगे, घटना चक्र की पीडीएफ को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों का भरोसा ये हो सकता है कि अब पता नहीं पूरे प्रश्न कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। तो वही पूरे प्रश्न कराए जाएंगे, लेकिन हमारी नई पीडीएफ के माध्यम से कराए जाएंगे। आप इसकी एकदम टेंशन मत लीजिए। अब नए तरीके से जब करेंगे तो उसमें थोड़ी सी हमें और एडिट करने की सुविधा रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए, वहाँ पर आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो वो पैराग्राफ में दिया गया है और पढ़ने में बोरिंग हो रही है। तो यहाँ पर नोट्स को हमने थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कौन से हैं, ये परिवहन वाला चैप्टर दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे आगे भी चैप्टर हैं, ठीक है। अलास्का हाईवे, ऐसे पैन अमेरिकन महामार्ग, स्टुअर्ट हाईवे, कैसे कैसे है। फिर आगे जब आप जाएंगे तो देखिए, वायु परिवहन अलग है, रेलवे परिवहन अलग है, ठीक, इस तरीके से है। और जल परिवहन के लिए अलग से दिया गया है। आंतरिक जलमार्ग भी एक अलग टॉपिक है। आगे प्रश्न कोश हम शामिल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है, सभी प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। यही मैं आपको समझाने के लिए बोला था कि आप रुकिए, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारा टारगेट था, मेन था टारगेट, उसको फुलफिल करना। तो टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। सभी 1990 से 2025 तक के जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक, जो घटना चक्र में शामिल थे, वो सभी यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे एनी हाउ। क्योंकि प्रश्नों पर किसी का दावा नहीं है ना। प्रश्न तो वो आयोग के हैं, विभिन्न परीक्षाओं के हैं, तो वो तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन उनकी बुक से हम नहीं पढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। तो सभी प्रश्न शामिल किए जाएंगे। हाँ, व्याख्या भी उसी तरीके से रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। व्याख्या भी अभी जब आप देखेंगे, जब हम लोग डिस्कशन आरंभ करेंगे, तो व्याख्या भी उसी तरीके से शामिल की गई है। तो डरना एकदम नहीं है, इसी तरीके से आपको आगे बने रहना है। अब क्या करेंगे, अभी तक हम पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि उसमें भी कॉपीराइट का इशू के एक डर था, और वो जेन्युइन डर था। मैंने कई वीडियो में आपसे दावा किया था कि हम पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। केवल मॉडर्न हिस्ट्री को हमने प्रोवाइड कराया था। अब क्या करेंगे, जो भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सारे प्रश्न वहाँ पर पढ़ पाएंगे। इस तरीके से देखिए, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और बेहतर है, आपको समझने भी आसानी होगी। वो पीडीएफ थी, थोड़ा ब्लर आ रही थी, ये पीडीएफ ब्लर नहीं है, ठीक है। थोड़ा और बेहतर है, समझने में आपको समस्या नहीं होगी। तो ये बातें आपको बताना था, ये बातें आपसे करनी थी। और तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब आप देखेंगे, अब हम लोग परिवहन वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 49 आरंभ करेंगे, 49th। और आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो 4-4.5 मिनट का वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो आप सीधे वहीं पर आ जाएंगे। फिर से मैं वही सलाह दूंगा, आप वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड में देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका कुछ अतिरिक्त समय बचेगा, तो आप उस समय को अपनी किसी पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपना समय बचाइए, आगे फिर से बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसमें नौकरी लेनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी नोट्स का वाला जो पार्ट है, इसको स्किप कर देंगे। मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम बहुत कुछ आपको अपडेट देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग आरंभ करेंगे ये प्रश्न कोश से, ठीक है। प्रश्न कोश में
हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न परिवहन के चैप्टर से पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा चलता है उससे मैं अवगत करा रहा हूँ, बस 1 मिनट और लगेगा आपका। तो एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए है जिनको अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, और जिनको अभी लिखना नहीं आ रहा है या ये सोच रहे हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप हमारे साथ प्रतिदिन 2 उत्तर लिख सकते हैं। वो उत्तर जीएस के हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर जो पीसीएस यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो 5 6 तक जो भी जीएस के पेपर हैं उनके, यूपीएससी दे रहे हैं तो 1 2 3 4 जो भी जीएस मेंस के पेपर हैं उनके प्रश्न कहीं से भी आप पूरे सिलेबस से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनके पीवाईक्यूज पे जाके आप वहाँ से प्रश्न लीजिए और उन पे आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और इससे कर सकते हैं। शनिवार को आप निबंध लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आगे साप्ताहिक चर्चा हम आपके साथ प्रीलिम्स और मेंस पे करेंगे वीकेंड में, और ये अभी भी जारी है। व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या आएगी आपको, आप स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपसे व्यक्तिगत रूप से भी बात कर लेंगे। अगर जो चेक करना है, ये पिछले 2 साल हो गए हैं प्रोग्राम को रन करते हुए, 4 डेमो उत्तर आप इसकी चेक करके आप क्वालिटी देख सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। और फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, 500 रुपये पर मंथ। ट्यूशन फीस से भी कम फीस में ये चीज़ें कराई जा रही हैं। तो और रेगुलर चेकिंग हो रही है, बहुत अच्छे कमेंट आपको दिए जाएंगे। अगर जो आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आप में बहुत तेज़ी से सुधार होगा उत्तर लेखन में। कोई समस्या है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इतनी बातें बतानी थी। बाकी यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर करिए। चलते हैं अब हम लोग उस चैप्टर के प्रश्नोत्तरी पर। तो इतना डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आरंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी से। प्रश्न कोश में पहला प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें कथन है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। यह सही बात है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक मार्ग 9 परिवहन, एक सेकंड दूसरा पेन चेंज कर लें यहाँ पर। तो संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी ठीक है। उत्तरी अमेरिका औद्योगिक क्षेत्र और उत्तरी यूरोप औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका उत्तर है। तो आप देखिए यूपी यूडीएलडीए 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। आंसर ये सही है। इसकी व्याख्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के 2 प्रमुख विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय अथवा सामुद्रिक मार्ग है यही वाला। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से संसार का व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो अभी हमने देखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। उत्तर बी सही होगा। आगे चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर आप देखिए उत्तर भी सही है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस 1998 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक। तो अभी हमने देखा था उत्तरी अटलांटिक है। तीनों प्रश्न रिपीटेड थे, एक जैसे थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? यह है उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ठीक है। यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है अगला वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये बात सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की नहीं है, ये शायद पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर है बी। आप देखिए केवल 2 सही है, उत्तर बी है। यूपी आरओ 2023 और यूपी आरओ 2021 मेंस, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, राइन नदी स्विस आल्प से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध शहर बॉन इसके तट पर स्थित है। यह जर्मनी से प्रवाहित होती है। राइन नदी पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। देखिए प्रश्न में पूछा गया था उत्तरी जर्मनी, और यहाँ पर व्याख्या में क्या है कि राइन नदी पश्चिमी एवं दक्षिण जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में राइन्स
न्यू सेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। वास्तविकता में रॉटरडम न्यू मास नदी के किनारे बसा है, जो राइन नदी की एक वितरिका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्याख्या थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर है। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन आते हैं। ठीक है, ये अवतरण हवाई पत्तन ये हैं, कौन कौन से हैं? हांगकांग, ताइपेई, हनोई, बैंकॉक। जाते समय इन हवाई पत्तनों पर अवतरण का सही अनुक्रम क्या होगा? यह प्रश्न पूछा गया था IS प्री 1997 में। इसका उत्तर है बी। बी मतलब 4 2 1 3, यानी सबसे पहले आएगा बैंकॉक, फिर आएगा हनोई, फिर आएगा हांगकांग और लास्ट में आएगा ताइपेई। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाले विमान के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में क्रमशः बैंकॉक जो थाईलैंड में है, हनोई वियतनाम में है, हांगकांग चीन में है तथा ताइपेई सिटी ताइवान में है के अवतरण या लैंडिंग हवाई पत्तन आते हैं। आगे चलते हैं। IS प्री 1994 का अगला प्रश्न है, पर्थ से लंदन तक का लघुतम यानी सबसे छोटा वायुमार्ग कौन सा है? पर्थ मुंबई रोम लंदन, पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, पर्थ अदन पेरिस लंदन, पर्थ मोम्बासा रोम लंदन। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, यानी पर्थ मुंबई रोम लंदन। ये एक बार मैप में ये रूट देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प 1 में दिया गया मार्ग सर्वाधिक लघुतम वायुमार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 5 से चिन्हांकित विमानपत्तरों यानी एयरपोर्ट्स के अवस्थान दिखाए गए हैं। विमानपत्तनों का कौन सा एक सही अनुक्रम है जिसमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में अपहृत विमान IC 814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा? तो ये कई स्टेशनों पर उतरा था। इसमें पूछा गया है किन किन उस क्रम में बताइए जहां जहां ये उतरा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कुछ एक लोकेशंस को दिखाया गया है, 2 3 4 और 5। तो आइए देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है। इसका उत्तर है सी। सी के अकॉर्डिंग है सी 5 4 2 3, 5 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 है, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ठीक, इस तरीके से एक पे नहीं उतरा था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। IS प्री सन 2000 का प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या है, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 814 को, जिसका संक्षिप्त नाम था IC 814, 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। इसे काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। विमान में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए जो हाईजैकर थे या अपहरणकर्ता थे, उनके द्वारा विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया। ईंधन भरने के बाद विमान लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया। यहाँ से विमान को दुबई संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया। यहाँ से उड़ान भरने के बाद विमान जो है अफगानिस्तान के कंधार में उतरा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका क्रम। ठीक है, आगे है MPPCS 2004 का प्रश्न है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्पेन। तो यह है उत्तर ए, जर्मनी की विमान सेवा है लुफ्थांसा। व्याख्या है, लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है। ओके, आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है प्रश्न संख्या 9 में। तो सूचियों को देखते हैं, कोई जानकारी क्या दी गई है। इसमें देखिए रेल मार्ग दिए गए हैं। ठीक है, सूची 1 में, और उनके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं सूची 2 में। तो पहला है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार इंडीज रेल, पार साइबेरिया रेल, ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से वारसा। सूची 2 में है पेरिस से इस्तांबुल, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक, लेनिनग्राद से वोल्गोग्राद, ब्यूनस आयर्स से वॉलपैराइजो। तो इनको मिलान करते हैं, इसका उत्तर है ए। ये प्रश्न पूछा गया था IS प्री 1995 और BPSC 2005 में, बिहार PCS 2005 में। इसका उत्तर था ए। ए के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय पार्क महाद्वीपीय रेल मार्ग है, कहां से कहां तक? पहला यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल कहाँ की है? पेरिस से वारसा है। ठीक है, आगे है पार एंडीज रेल मार्ग, यह है ब्यूनस आयर्स से वॉलपैराइजो। पार साइबेरिया रेल है, ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक, और ओरिएंटल एक्सप्रेस है पेरिस से इस्तांबुल तक। इसमें लेनिनग्राद से वोल्गोग्राद ये कहीं पर फिट नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन 3। ठीक है, इस प्रकार उत्तर ए सही होगा इसका। और इसकी व्याख्या पढ़ते हैं एक बार। यूरोपीय पार महाद्वीपीय यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग
पेरिस यानी फ्रांस से वारसा पोलैंड तक जाता है। पार एंडीज यानी ट्रांस एंडीज रेलमार्ग चिली के वॉलपैराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, लगभग 9,300 किलोमीटर। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। इसमें आगे नोट दिया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का मुख्य ट्रैक व्लादिवोस्तोक से मॉस्को के मध्य वितरित है। एक कनेक्टिंग सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक की यात्रा की जा सकती है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग था। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेलमार्ग ली हावरे एवं पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल से मिलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर ए सही हो गया। इसकी व्याख्या आप पढ़ लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची, चिता। इसमें से जो सोची है वो साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। ये ब्लैक सागर के तट पर स्थित है। आप एक बार मैप में देखिए, ब्लैक सी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यही साइबेरिया पारीय रेलमार्ग का भाग नहीं है। उत्तर होगा इसका सी। आगे देखिए, उत्तर सी सही है। व्याख्या है, साइबेरिया पारीय या ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग अपनी लगभग 9,300 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। एक कनेक्टिंग सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद तक की यात्रा की जा सकती है। इस रेलमार्ग पर अवस्थित प्रमुख नगर है मॉस्को, कजान, ये है यहाँ पर एकातेरिनबर्ग, ओमस्क और नोवोसिबिर्स्क। आगे देखते हैं, कुछ और स्टेशन होंगे तो उनको भी पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे है क्रास्नोयार्स्क, इरकुत्स्क, उलान उडे, चिता, खोबोरोवस्क और व्लादिवोस्तोक। ठीक है, कजान शहर मॉस्को से एकातेरिनबर्ग के मध्य रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है तथा यह मुख्य ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, बल्कि दक्षिणी ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित है। आगे है सोची, काला सागर के तट पर यानी ब्लैक सी के तट पर स्थित रूस का नगर है, जो कि उत्तरी काकेशस रेलमार्ग पर स्थित है। तो इस प्रकार सोची इसका उत्तर होगा। एक है कजान डायरेक्ट ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, लेकिन उसकी कोई कनेक्टिंग है लाइन उस पर स्थित है, तो वो भी इसका पार्ट हो गया है। सोची जो है वो डायरेक्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल है? तो इसका होगा चीन। इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर रूस, जापान, यूएसए गलत है, उत्तर डी सही है। ये प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2016 में। व्याख्या है, वर्ष 2024 तक चीन के उच्चगति रेलवे नेटवर्क ने देश में 48,000 किलोमीटर का ट्रैक नेटवर्क का कार्य पूरा कर लिया है। प्रश्न काल में ही चीन विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क वाला देश बन गया था। इसी क्रम में चीन ने अपनी सबसे लंबी बुलेट ट्रेन सांग्री ला ऑफ द वर्ल्ड 5 जनवरी 2017 को प्रारंभ की। इसने चीन के पुन्नान प्रांत के कुनमिंग से बीजिंग 2760 किलोमीटर तक का सफर लगभग 13 घंटे में तय किया। इसकी स्पीड थी 330 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये उत्तर याद रखना, बुलेट ट्रेन के संदर्भ में कौन आगे है? चीन आगे है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देखिए यूपीपीसीएस 2014, यूपीपीसीएस 2008। प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें कोई उत्तर सही नहीं होगा। उपयुक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। विकल्प डी उस शर्त पर सही हो सकता था जब क्रम इस प्रकार रहा होता: संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर कनाडा। यहाँ पर भारत कनाडा की पोजीशन बदल गई है। ठीक है, सॉरी, भारत और कनाडा। तो इस तरीके से, एवं उसके बाद जर्मनी। आयोग ने पहले इस प्रश्न के उत्तर के विकल्प के रूप में डी का चयन किया था, लेकिन अपने संशोधित उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तर को निरस्त कर दिया। अद्यतन स्थिति विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में रेल लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर भारत है, फिर कनाडा है। तो इनका क्रम याद रखना है, पहले यूएसए, फिर चाइना, उसके बाद है रसिया, ठीक, फिर है भारत, इंडिया, और फिर है कनाडा। ये क्रम याद रखना है, 1 2 3 4 5।
इनकी लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हर साल बढ़ जाती है। मान लीजिए भारत के बारे में 6,800 68,103 किलोमीटर है भारत में, ठीक है। ये अभी पिछले जब से ये आंकड़ा है 2021 का, तो अब तक कुछ तो बढ़ गई होगी, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे है, क्रम याद रखिए, आगे है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। चलते अगले प्रश्न पर, इसका उत्तर होगा अगले पेज पर। यहाँ पर देखते हैं, ये झारखंड पीसीएस 2013 का प्रश्न है। इसका उत्तर है बी, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच में चलती है। तो उत्तर बी हो जाएगा। एडमोंटन और हैलिफैक्स गलत है। ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट गलत है। हैलिफैक्स एवं वैंकूवर गलत है। इसका उत्तर है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। व्याख्या है इसकी, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर को जोड़ता है। मुख्य रूप से निर्माण के समय यह रेलवे उपर्युक्त स्टेशनों के मध्य निर्मित हुई थी। वर्तमान में इसका विस्तार अन्य नगरों तक हुआ है जो मॉन्ट्रियल से जुड़े हैं। आगे देखते हैं, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाले देश कौन है। हॉलैंड एवं इंग्लैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस, बेल्जियम एवं हॉलैंड, फ्रांस एवं लग्जमबर्ग। राजस्थान पीसीएस 1997 का प्रश्न है। इसका उत्तर है इंग्लैंड एवं फ्रांस। ठीक, उत्तर बी सही है। यहाँ पर भी आप देखिए, व्याख्या है इसकी, यूरो सुरंग या यूरो टनल इंग्लैंड, यूके एवं फ्रांस को जोड़ती है। इसे चैनल सुरंग या चैनल टनल के नाम से भी जाना जाता है, चैनल सुरंग। आगे है, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग या रॉक टनल कहाँ पर स्थित है। फिनलैंड, ग्रीनलैंड, जापान, स्वीडन। यूपी लोअर 2013 का प्रश्न है। इसका उत्तर है ए, फिनलैंड में। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। विश्व की 5 सबसे लंबी सुरंगों का निर्माण जलापूर्ति के लिए किया गया है। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे है, स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमेन टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंगों में 5वें स्थान पर है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजान वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। वर्तमान में गोथार्ड स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी एवं गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। ठीक है, बाकी सब वाटर सप्लाई के लिए थी। इसमें है, विश्व स्थित सुरंगों की सूची में ग्रीनलैंड की किसी भी सुरंग का कोई स्थान नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प ए माना था। ठीक है, आगे है, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है। चीन में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, मलेशिया में। तो सीकान कहाँ पर स्थित है। सीकान सुरंग है जापान में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2012। इसकी व्याख्या है, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी जो प्रश्न काल में रेलवे सुरंग जापान में स्थित है। इसकी लंबाई 53 लगभग 54 किलोमीटर है। वर्तमान में गोथार्ड जो स्विट्जरलैंड की सुरंग है वो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सुरंगों के बारे में आप नाम याद रखना। ये प्रश्न पहले 2012-2010 के आसपास काफ़ी पूछे जाते थे। अच्छा, अब तक यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न तो ठीक होगा ना। उस बुक में तो चीज़ें दिखती भी नहीं थी, कई बार वो प्रश्न भी उतने क्लियर समझ में नहीं आते थे। अब आप लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं इसके साथ। ठीक है, अगली कुछ पीडीएफ्स में देखिए, मैं क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन प्रश्नों का क्रम में भी कुछ बदलाव करेंगे। मतलब ये मैंने पता किया है कि कॉपीराइट में ये भी आ सकता है कि उस क्रम में नहीं होने चाहिए या उसी तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए जिस क्रम में किसी बुक में कुछ पूछा गया है, उसमें कुछ हम बदलाव कर लेंगे। तो अगला ये चैप्टर है, चैप्टर संख्या, अब आ गए हम लोग 50 पे, पत्तन एवं बंदरगाह। ठीक, इसको देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो नोट्स फिर से हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन नोट्स को हमने थोड़ा सा सुंदर बना दिया है। आप इसको पढ़ लेना, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल से आप वहां से देख सकते हैं, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। हर वीडियो के बाद अब उसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अपने खुद से पढ़ लेना। प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कोश है ये। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है। जापान का योकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची। तो योकोहामा ही है, उत्तर इसका ए होगा। आगे फिर भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए कागोशिमा। ठीक, तो ये नहीं है, उत्तर है योकोहामा, उत्तर ये सही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था यूपी लोअर परीक्षा में 2015 में। व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में से योकोहामा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, तो इसमें है बी, कैनबरा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 1995 में, और इसका उत्तर है बी। आप यहाँ पर देखिए, व्याख्या है,
कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। आगे है उत्तराखंड पीसीएस 2005 और 2006 का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? लंदन, कोलंबो, रॉटरडम, न्यूयॉर्क। तो ये होगा रॉटरडम। ठीक है, इसका उत्तर है सी। आप देखिए व्याख्या है, प्रश्नकाल के दौरान लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा पोत रॉटरडम था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिलिंग के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष बंदरगाह क्रमशः इस प्रकार हैं: शंघाई, सिंगापुर, निंगबो, झाओशान, चीन। तो शंघाई नंबर 1 का और निंगबो झाओशान चीन, ये मतलब ये दोनों चीन के हैं, शंघाई और निंगबो झाओशान। सिंगापुर दूसरे नंबर पर है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है? बुसान, रॉटरडम, सिंगापुर, शंघाई। तो ये होगा, इसका उत्तर बी होना चाहिए, विश्व का सबसे व्यस्ततम। अच्छा, व्यस्ततम पूछा है तो यहाँ पर उत्तर है डी। व्यस्ततम कौन सा है? डी, यानी डी का है शंघाई। तो पोतमान टनभार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह शंघाई है, उत्तर है इसका डी। ठीक, आगे चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न पूछा गया था यूपी यूडीएलडीए मेंस 2010 में। तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हमने इसे देखा है। अभी आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? केप टाउन, न्यूयॉर्क, शंघाई, टोक्यो। तो ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है, इसका उत्तर है सी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? शंघाई है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, प्रश्न काल के दौरान कंटेनर क्षमता के अनुसार शंघाई सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिलिंग के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 पत्तनों का क्रम कंटेनर क्षमता यानी वॉल्यूम के आधार पर है। शंघाई पहले, अब नंबर 1 पे शंघाई आ गया है, उस समय 2 पर था। फिर है सिंगापुर, निंगबो, झांगशान, शेंझेन और गुआंगझू। तो इस तरीके से ये 2 याद रखने हैं, शंघाई और सिंगापुर। ठीक, वर्तमान में इनका यही क्रम है, नंबर 1 पे शंघाई है, नंबर 2 पे सिंगापुर है। आगे है, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? यह है माराकैबो। उत्तर बी सही है, इसका उत्तर है बी। काराकस, मराके या करूपानो गलत है। ये आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है, इसका ऑप्शन है बी, माराकैबो। प्रश्नगत विकल्पों में माराकैबो पत्तन वेनेजुएला की माराकैबो झील पर स्थित है। माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जो खनिज तेल भंडारों से संपन्न है। अतः माराकैबो पत्तन इस झील तट पर विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए ही किया गया था। ठीक, इस पत्तन का झील तट पर विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए ही किया गया था। यही कारण है इस पत्तन का उल्लेख तेल पत्तन के रूप में भी किया जाता है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का, इजराइल का, जॉर्डन का। तो ये मिस्र का है। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन और आगे जो भी ऑप्शन होंगे वो गलत हैं, इसका उत्तर ए होना चाहिए। यहाँ पर है अगला लीबिया का। ठीक है, तो ये लीबिया भी गलत है, यहाँ पर उत्तर है ए। ठीक है, आप देखिए मिस्र का, अलेक्जेंड्रिया कहाँ का है? मिस्र का पत्तन है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है, आगे व्याख्या है, अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन है। अगला प्रश्न है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में, ज़ैरे में। यूपी पीसीएस जीआईसी का प्रश्न है ये 2010 का, इसका उत्तर है सी। पोर्ट डायमंड कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए व्याख्या, दक्षिण अफ्रीका स्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। तो ये पोर्ट जो है नेलोथ इसका नाम है, मेन नाम क्या है? पोर्ट नेलोथ, इसे ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2017 और यूआईएस प्री सन 2000 और एमपीपीसीएस 2015। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसका उत्तर है सैंटोस, बी उत्तर होगा इसका। विश्व का कहवा पत्तन कौन कहलाता है? सैंटोस का। ठीक है, आगे व्याख्या देखिए, उत्तर बी सही है।
व्याख्या है सेंटोस से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफी बंदरगाह या कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो चीन ही है, इसका उत्तर ए ही होगा। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? चीन है। अभी मतलब जब ये प्रश्न पूछा गया था तब कोई दूसरा था, वर्तमान में चीन है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया था यूपी UDLDA 2010 में, काफी पुराना प्रश्न है। ये है आगे जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उस समय दक्षिण कोरिया था, ध्यान रहे उस समय दक्षिण कोरिया था, तो ये उत्तर उस समय के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन वर्तमान में चीन इसका उत्तर होगा। व्याख्या पढ़ते हैं। प्रश्न काल के दौरान मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश दक्षिण कोरिया था। वर्ष 2023 में मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता चीन है। सकल टनभार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़े जहाज निर्माता शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। तो इनमें कॉमा लगा लेना बीच में, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान है। तो नंबर 1 पे कौन है? चीन है। ठीक है, नंबर 2 पे कोरिया और नंबर 3 पे जापान। आपको ये वाला क्रम अभी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान सही है, उत्तर ये सही होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सिंध ये गलत है। ठीक है, UPRO 2021 का प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए व्याख्या है ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ पर है अगला प्रश्न, ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो पाकिस्तान में है, इसका उत्तर होगा बी। ईरान, भारत, श्रीलंका में नहीं है। ठीक है, झारखंड PCS 2013 का प्रश्न है, उत्तर है बी। हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसे देखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? ये पता करना है कि कौन सा बंदरगाह और उनका देश का जो क्रम दिया गया है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए मोंटीवीडियो उरुग्वे, इगारका चीन, तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है। इगारगा चीन में नहीं है, शायद ये जापान में है, आगे देखेंगे। अभी उत्तर बी होना चाहिए। हाँ, इसका उत्तर बी है। आगे है जकार्ता इंडोनेशिया और रॉटरडम नीदरलैंड, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS प्री 2023 में। इगारका बंदरगाह मुख्यतः रूस में स्थित, अच्छा जापान में नहीं है, रूस में है, सॉरी वहां पर गलत हो गया थोड़ा, लेकिन चीन में नहीं है ये। यह बंदरगाह एनिसे नदी के इगास्काया क्रीक के तट पर स्थित है। मोंटीवीडियो बंदरगाह उरुग्वे में तथा जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। रॉटरडम पोर्ट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नीदरलैंड के ज़ुइड दक्षिण हॉलैंड प्रांत में रॉटरडम शहर में स्थित है। आगे है मिस्र में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यूपी PCS प्री 2016 का प्रश्न है बंदरगाह और देश, रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मोंटीवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो पिछला प्रश्न एक तरीके का रिपीटेड है ये 2016 और 2023 में। ठीक है, 2016 में पहले यूपी PCS में पूछा गया, वही प्रश्न यहाँ पर 2023 में पूछ लिया गया। तो इसका उत्तर होगा ये, इगारका चीन में नहीं है। अभी पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने देखा था इगारका कहाँ है, ये रूस का बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर इसका बी सही है। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा था? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बता दें इस किताब, ये जो एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक अज्ञात हैं, अभी तक इनके बारे में पता नहीं चला है किसने लिखा था। लेकिन बहुत सी हिस्टोरिकल जानकारी इस बुक में बहुत सी हिस्टोरिकल जानकारी अरब, भारत, ठीक है, और वहाँ के जो पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका वाला तट है, ठीक है, वो उसके देशों के बारे में मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण बुक है, लेकिन इसके राइटर का नाम नहीं पता है। BPSC 2018 का ये प्रश्न है, उत्तर है ई। यहाँ पर आप देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस, ट्रोग्लोडाइटिका, हॉर्न के अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र,
भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली बार तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब तक सबसे अधिक स्वीकृत तारीख है, जबकि इसका लेखक अज्ञात है। तो वहां पर प्रश्न में पूछा गया था कौन इसका लेखक है, तो लेखक अज्ञात है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है 2 चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, मानचित्रण। देखते हैं इससे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर नोट्स फिर से हम स्किप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से ये पढ़ लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, बहुत सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन इनका किया गया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये फॉर्मेट तो अब बेहतर होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा बेहतर बन गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कंफर्टेबल हैं इस फॉर्मेट के साथ या नहीं है। प्रश्न कोश में पहला प्रश्न है, इसमें समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र किसका उदाहरण है? वर्णमात्री मानचित्र यानी कोरोप्लेथ का, सममान रेखा मानचित्र आइसोप्लेथ का, वर्णिक या कोरोक्रोमेटिक मानचित्र का, वर्ण प्रतीकी मानचित्र या कोरोकरिज्मेटिक मानचित्र का। ये आईएस प्री 1997 का प्रश्न है, ये एलएस नहीं है, आईएस प्री है। ठीक, 1997। तो इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है बी। ठीक है, समदाब रेखाओं को कौन दर्शाता है? सममान रेखा मानचित्र। ओके, आइसोप्लेथ। यहाँ पर आप देखिए उत्तर बी सही है। व्याख्या है, सममान रेखा मानचित्र यानी आइसोप्लेथ मैप बनाते समय समान रेखाओं जैसे समदाब रेखाओं, समलवण और समताप रेखाओं के मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतर्वेशन द्वारा खींचकर मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। आगे है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान वायुदाब रेखाएं, समान तापमान रेखाएं, समान लवणता रेखाएं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो इसका उत्तर होना चाहिए डी। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी लोवर्स प्री 1998 में, उसका उत्तर है डी। व्याख्या है, मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। आगे है, आइसोबाथ क्या दिखाती है? बारिश, दाब, समय, गहराई। तो आइसोबाथ से हम लोग गहराई, किसी भी जल क्षेत्र की गहराई को मापते हैं। उत्तर होना चाहिए इसका डी। आप यहाँ पर देखिए उत्तर डी है। ठीक है, व्याख्या है इसकी, मानचित्र में जल सतह से समान गहराई वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 का प्रश्न है ये। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक, एक यहाँ पर मार्ग दिया गया है, देखिए ये अफ्रीका से चले, कोई चल रहा है इस तरीके से गया हिंद महासागर में, और इधर दक्षिणी चीन सागर के आसपास या इंडोनेशिया जावा सी में निकलते हुए फिर ये प्रशांत महासागर में गया, फिर इधर से होता हुआ या अमेरिका के तट से फिर से अपने यूरोप यानी चला गया। तो ये किसका, ये पूछा गया है। यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह था टॉमस कुक, फर्डिनेंड मैगेलन, जॉन कैबॉट और वास्को डी गामा। तो यह मार्ग है फर्डिनेंड मैगेलन का। उत्तर बी सही है। यहाँ पर देखिए आईएस प्री 1994 का प्रश्न है। व्याख्या है, उपर्युक्त मानचित्र में दर्शाया गया समुद्री रेखाओं का मार्ग फर्डिनेंड मैगेलन के विश्व भ्रमण से संबंधित है। मैगेलन पुर्तगाली समुद्री खोजकर्ता थे। वे समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। आगे है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा, रेखाच्छादन, रंगीन परत, पर्वतीय छाया। झारखंड पीसीएस 2013 का प्रश्न है। इसका उत्तर है समोच्च रेखा। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है? समोच्च रेखा है। आगे चलते हैं, उत्तर है इसका ए। ठीक है, व्याख्या इसकी देखते हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती हैं। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। आगे है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोहैलाइन। तो इसका उत्तर होगा बी, आइसोहाइट। आइसोहाइट से हम समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए उत्तर बी सही है। मानचित्र पर समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को सम वर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। आइसोबार या समदाब रेखा मानचित्र पर औसत सागर तल पर समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा होती है। समतापी या आइसोथर्म रेखा
होती है जो मानचित्र पर औसत सागर तल पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। आइसोहैलाइन या समलवण रेखा मानचित्र पर महासागरों की समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मानचित्र के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब ये अंतिम टॉपिक है, इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न हैं, तो इसको करेंगे। 60 प्रश्न के आसपास, 60-61 प्रश्न हैं, तो इसमें ऐसे डरने की कोई बात नहीं, आराम से अगले 30-40 मिनट में कवर हो जाएगा। इसके नोट्स भी आपको उसी तरीके से पढ़ने हैं। परमाणु, विश्व में परमाणु का इतिहास यहाँ पर देखिए, अगले पेज में है विश्व की प्रमुख खगोलीय वेधशालाएं, भारत का पूर्व की ओर देखो नीति, क्योंकि ये विविध का टॉपिक है तो अलग अलग चीज़ें जो पिछले किसी भी टॉपिक में कवर नहीं हुई हैं, किसी भी चैप्टर में, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। आपको सोचना नहीं है, ठीक है, चुपचाप इसको पढ़ना है। इसमें बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जानकारी पूरी दी गई है। एक बार रीडिंग तो लगानी है, ऐसी रीडिंग लगाने के बाद फिर प्रश्न हल करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र दिए गए हैं, महत्वपूर्ण भू राजनीतिक या भौगोलिक तथ्यों के बारे में भी दिया गया है, ठीक। कुछ विशेष देशों के बारे में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। आगे सांस्कृतिक एवं मानव भूगोल के बारे में जानकारी है, मापन इकाइयां हैं और अन्य तथ्य हैं, ठीक है। आगे है मत्स्य उत्पादन, मदिरा उत्पादन, नाभिकीय ऊर्जा और ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन का, ठीक है। वृक्षों की आयु का निर्धारण, जो वार्षिक वलय वृत्ताकार वलयों के आधार पर किया जाता है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख लेना। हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न कोश पर, बिना नोट्स को डिस्कस किए हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि क्योंकि व्याख्या हम डिटेल में करते हैं तो पिछले नोट्स की सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं, कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, महाद्वीपीय शेल्फ तारंगित रहते हैं या तरंगित हैं। तो IS प्री 2013 का प्रश्न है, इसमें देखिए सी उत्तर सही होगा। सागरीय धाराएं, जहां पर गर्म और ठंडी सागरीय धाराएं मिलती हैं वहीं पर महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं। आप इसका उत्तर मानिए सी है। ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना, ए में वायुमंडलीय धाराओं की बात की गई, यहाँ पर सागरीय धाराएं, तो वायुमंडलीय धाराएं संबंधित नहीं है, सागरीय धाराएं मत्स्यन से संबंधित हैं। उत्तर सी सही है, ठीक है। व्याख्या है, मत्स्यन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यन के लिए निम्न अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, कौन कौन सी? छिछला समुद्र, प्लवक यानी प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता, ठंडी तथा गर्म लिखा है, भूल जाना, यहाँ पे गर्म जलधाराओं के संगम आदि है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो ये है ग्रैंड बैंक। देखिए जब हम दक्षिण अमेरिका का ये मैप बनाते हैं इस तरीके से, तो उत्तरी अमेरिका का भी ये मैप बनाते हैं, तो यहाँ पे कनाडा और USA है ना, यहीं पर ग्रैंड बैंक है, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक। उत्तर इसका सी सही होगा। UP UDLDA 2010 मेंस का प्रश्न है। व्याख्या है, ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ये गल्फ स्ट्रीम जाती है और इधर से लेब्राडोर समुद्री धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, लेब्राडोर शीत या ठंडी धारा है, ठीक है। तो ये मिलती हैं, तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है ग्रैंड बैंक वाला, ये बहुत ज़्यादा मत्स्य उत्पादन यहाँ पर होता है, मछलियाँ का उत्पादन। आगे है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो ग्रिफिथ टेलर थे, ठीक है। जी टेलर, यहाँ पर देखिए उत्तर बी सही है, जी टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर। इसमें कुमारी सैंपल गलत है, रेडजल गलत है, हंटिंगटन गलत है। UP PCS प्री 1994 का प्रश्न है। इसकी व्याख्या है, नवनियतवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर होना चाहिए, ग्रिफिथ टेलर लिखा है, ग्रिफिथ। इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J. स्पेंसर एवं W.L. थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो ये है उत्तर, इसका होगा 11, सी उत्तर है। यहाँ पर आप देखिए UP RO 2016 का प्रश्न है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता J. स्पेंसर एवं W.L. थॉमस ने विश्व को 11 क्षेत्रों में
विभाजित किया है। आगे दो सूचियां दी गई हैं, इनको मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2। यहाँ पर है अलग अलग चीजें हैं, तो कोई एक विशिष्ट विशेषता से संबंधित सूची नहीं है दोनों। पौधरोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पुष्जता घास मैदान या पुस्ताज, इसको पुस्ताज भी बोलते हैं, पुस्ताज। पुस्ताज इधर दूसरी तरफ है हंगरी, एडोल्फ एंगलर, वी सीओ शावर, आर्कटिक टुंड्रा। तो पुस्ताज कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं, यानी डी का 1 है, तो डी का 1। आगे है पौध रोपणशाला, इसकी एक बार वो देखते हैं आंसर। इसका आंसर है बी। आइए बी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं। उत्तर है बी। तो यहाँ पर है पहले का तीसरा, यानी पौधरोपणशाला सीओ शावर से संबंधित है, क्रायोफाइट स्टेपी संबंधित है आर्कटिक टुंड्रा से, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र से संबंधित है एडोल्फ एंगलर। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर हो गया 3, 4, 2, 1। ये प्रश्न पूछा गया था, आप देखिए यूपीपीसीएस प्री 2024 में। इसका उत्तर है बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सही सुमेलन यहाँ पर दिया गया है, आइए मिला लेते हैं। तो मिला नहीं लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सही सुमेलित करके दिया गया है व्याख्या में। पौधरोपणशाला सीओ शावर से संबंधित है, क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, पुष्जता या पुस्ताज घास के मैदान है हंगरी में। आगे थोड़ा डिटेल में दिया गया है। पौधरोपणशाला या प्लांटिंग हर्थ के सिद्धांत से अमेरिकी भूगोलवेत्ता सीओ शावर संबद्ध हैं। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण लेख द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में तर्क दिया कि मानव गतिविधि विशेष रूप से कृषि पर्यावरण को आकार देती है, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप उत्पन्न होते हैं। उन्होंने प्रारंभिक मानव बस्तियों में हर्थ यानी उद्गम स्थल को महत्व प्रदान किया। पौधरोपणशाला यानी प्लांटिंग हर्थ कृषि का उद्गम क्षेत्र है। अगला पॉइंट है क्रायोफाइट स्टेपी ठंडे प्रदेश जैसे आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश के वनस्पति क्षेत्रों को निरूपित करता है। आगे है जर्मन वनस्पति शास्त्री एडोल्फ एंगलर का पादप वार्गिकी, फाइटोजोग्राफी एवं पौधों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन में अग्रणी भूमिका है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरोपीय देश हंगरी में पुष्जता या पुस्ताज कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चारों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर से है अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समुदाय है, दूसरी तरफ देश है। ठीक है, समुदायों में है कुर्द बांग्लादेश, इनका सुमेलन है कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल और रोहिंग्या म्यांमार। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखो मधेसी और रोहिंग्या ये तो सही सुमेलित हैं, और कुर्द बांग्लादेश के नहीं है, ये इराक ईरान वाले रीजन में पाए जाते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर सी उत्तर है। व्याख्या है मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र एवं रोहिंग्या म्यांमार में अधिवासी समुदाय हैं। कुर्द बांग्लादेश नहीं बल्कि मुख्य रूप से उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, दक्षिण पूर्वी तुर्की एवं उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित, पिछला प्रश्न आया था आईएसप्री 2016 में। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, उत्तर है इसका डी। डी का मतलब है 1, 2, 4, 1, 2, 4 सही है। उत्तर डी सही है। ये यूपीपीसीएस 2005 का प्रश्न है, यानी दूसरा वाला, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये गलत है। नहीं, ये सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये गलत है। अग्रणी उत्पादक है भारत। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। एक पहला, दूसरा, चौथा सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। हांगकांग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र या विशेष प्रशासनिक प्रदेश स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक देश भारत है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है जिसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। अतः कथन 1, 2, 4 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही नहीं है? बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग से संबंधित नहीं है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बोस्निया बाल्कन्स वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पूछा है नहीं है, एक तो ये गलत हो गया। आगे है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। नोवा स्कोचिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। नहीं, ये कनाडा में स्थित है। और अंतिम है, वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूपी लोअर 2013 का प्रश्न है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दो कथन सही नहीं है, ए और सी। ठीक है, ये मेरी तरफ से ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए उत्तर में भी स्टार लगाया गया है। आगे दो सही है, दो गलत हैं, कोई एक छांटना मुश्किल है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या देखते हैं अगले प्रश्न पर चल के। विकल्प ए एवं सी दोनों में दिए गए कथन सही नहीं है, अतः अभीष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः बाल्कन देश अल्बानिया, बोस्निया हर्जोगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया एवं मोंटेनिग्रो हैं। नोवा स्कोशिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में है। तो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे वो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के दबाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस प्री 2022 में। उत्तर है इसका सी, यानी 2 और 3 सही हैं, पहला वाला गलत है। देखते हैं कैसे गलत है, दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पर देखिए, बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती उत्तरी पश्चिमी युगांडा में स्थित है, ना कि उत्तर पश्चिमी केन्या में। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी युगांडा होना चाहिए। ठीक है, केन्या नहीं युगांडा होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। आगे देखते हैं, अतः कथन एक असत्य है। विदित हो कि दक्षिणी सूडान के लगभग 2,72,000 से अधिक शरणार्थी अपने देश से पलायन कर गए हैं। इन शरणार्थियों में से कुछ बीड़ी बीड़ी में भी रहते हैं। अतः कथन 2 सत्य है। केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में काफी संख्या में शरणार्थी रहते हैं। विदित हो कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ शरणार्थी यहाँ रहते हैं। अतः कथन 3 सत्य है। इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रश्न है आईएएस प्री 2006 का। पहला है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। ये सही है। हरमेट्टन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है। नहीं, पूर्वी अफ्रीका तट की नहीं है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। एक बार चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आगे चल अगले पेज पर उसकी उत्तर है डी, यानी केवल एक सही है। यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, तो दूसरे में तो मैं श्योर था, तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला है, समुद्री मील इकाई यानी नॉटिकल मील एसआई से भिन्न समुद्री लंबाई मापने की एक इकाई है। एक समुद्री मील कितना होता है? 1852 मीटर होता है। आगे भौमिकीय मील स्थलीय दूरी नापने की इकाई है, जिसमें 1760 गज या 1609 मीटर होते हैं। अतः भौमिकीय मील की दूरी समुद्री मील की दूरी से कम होती है, इसलिए कथन एक सही है। आगे है, हरमैटन या हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो नवंबर और मार्च के मध्य गिनी की खाड़ी के तट पर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम सहारा क्षेत्रों में बहती है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका तट में है। अतः कथन 2 गलत है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा, ठीक है, तथा जिब्राल्टर हैं। ठीक है, ये स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा फ्रांस और स्पेन की सीमाओं से लगा छोटा देश है एंडोरा। ठीक, आइबेरियन जिब्राल्टर में क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण में ब्रिटिश समुद्र पारी क्षेत्र है। तो इस प्रकार आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन शामिल है? स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा और जिब्राल्टर। ठीक है, जबकि ग्रीस और अल्बानिया इसके भाग नहीं है। इस प्रकार कथन तीसरा भी गलत है। चलिए आगे अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पराग्वे पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका मनीटोबा, मोरक्को एटलस पर्वत, ऑस्ट्रेलिया किम्बर्ले। यूपीपीसीएस 2002 का प्रश्न है। मोरक्को एटलस सही सुमेलित है। पराग्वे पंपास में नहीं है, जब बल्कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका मनीटोबा कहाँ है? कनाडा में है, यूएसए में नहीं है। ठीक है, और किम्बर्ले यूके में है शायद। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। तो डी भी गलत है, तो केवल सी सही सुमेलित होगा। व्याख्या देखते हैं। एटलस पर्वत मोरक्को में विस्तारित है, जबकि पंपास घास का मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। किम्बर्ले की विश्व प्रसिद्ध खान दक्षिण अफ्रीका में है। अच्छा, किम्बर्ले यूके में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका
स्थित है तथा मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है, वो अमेरिका का नहीं है, कनाडा का है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली सूची और दूसरी सूची। एक तरफ सूची 1 में है ध्रुव तारा, पृथ्वी, ग्रीनलैंड, विस्फोट। दूसरी सूची में है गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, आर्कटिक महासागर, उत्तर। तो ध्रुव तारा कहाँ है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर का भाग है और विस्फोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? द, फिर होगा आ, द, आ, फिर सा, द, आ, द, आ, बासा नहीं, इसका उत्तर आगे होगा कहीं पर। उत्तर है इसका डी, द, आ, सा, बा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का प्रश्न है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुव तारा की स्थिति आकाश में उत्तर दिशा में होती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ग्रीनलैंड द्वीप की शक्ति अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर के समीप है। विस्फोट के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सूची 1 में भौगोलिक स्वरूप है, सूची 2 में देशों के नाम लिखे गए हैं। तो भौगोलिक स्वरूप में है, इनको सुमेलित करना है दोनों को। भौगोलिक स्वरूप में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, आगे है ग्रैंड कैनियन, लेक विनिपेग, दक्षिणी आल्प्स। देशों में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए। ये प्रश्न है, पूछा गया था IAS प्री 2009 में। आइए सुमेलित कर लेते हैं। आसान प्रश्न है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक का ए सुमेलित हो गया तो सी और डी कट गया। ग्रेट कैनियन है यूएसए में। ग्रैंड कैनियन, लेक विनिपेग है कनाडा में, और दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड में। तो बी का 4 हो गया। बी का 4 उत्तर हो जाएगा इसका बी। यहाँ पर आप देखिए, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। उत्तर बी सही है। सही सुमेलन यहाँ पर दिया गया है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। ओके, चलते हैं अगले पेज पर। यह प्रश्न है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन में, जर्मनी में, यूएसए में, रूस में, यूएसए में। तो इसका उत्तर होगा डी, यूएसए में। ठीक है, व्याख्या है इसकी, उत्तराखंड पीसीएस 2002 का प्रश्न है। व्याख्या है, विश्व में परमाणु एटम, जो परमाणु या एटम का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से प्रारंभ हुआ माना जाता है। वर्ष 1942 के आरंभ में फर्मी के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों के विकास के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए। इसी विश्वविद्यालय के स्क्वैश कोर्ट पर शिकागो पाइल 1 नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ। 2 दिसंबर 1942 को रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया। यह रिएक्टर संचालित कर पाने की विश्व की पहली घटना थी, जबकि विश्व में परमाणु रिएक्टर से पहली बार विद्युत का उत्पादन 20 दिसंबर 1951 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर 1 में किया गया, जो कि कहाँ पे स्थित है? अर्को है इडाहो राज्य। इडाहो अमेरिका का एक राज्य है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, IAS प्री 2005 का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको पता करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। साइकन रेल सुरंग चीन, पेट्रोनॉस टावर्स मलेशिया, अपलेशियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, और रोगन बांध ताजिकिस्तान। तो इसका उत्तर है ए, साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है साइकन रेल सुरंग जापान के होक्काइडो में है। तो ये है जापान में। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। व्याख्या है इसकी, प्रस्तुत विकल्प में युग्म ए के अतिरिक्त अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। साइकन या सीकन रेल सुरंग जापान के होक्काइडो से होन्शु के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की प्रमुख रेल सुरंगों में से एक है। पेट्रोनॉस टावर्स मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अवस्थित है। अपलेशियन पथ पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी लंबाई 3524 किलोमीटर है। रोगन बांध ताजिकिस्तान के बक्स नदी पर स्थित है। आगे है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। तो इसका उत्तर होना चाहिए उत्तरी प्रशांत। एक बार देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा क्या। हाँ, इसका उत्तर है ए, बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमूडा और
सान जुआन यानी पोर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2001, 2003, यूपी यूडीएल डे 2002, यूपी पीसीएस 2008 में। अगला प्रश्न फिर है, बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? कहाँ कहाँ तक? दक्षिणी फ्लोरिका या फ्लोरिडा है ये, ठीक है। प्यूर्टो रिको हवाई द्वीप समूह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है बी, 1 और 2, यानी दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक विस्तृत है, ठीक है। यह प्रश्न था आईएएस प्री 2006 का। हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसे देखा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो अगले पेज पर है। ये मिलान करो वाला प्रश्न था, तो इसको कॉपी करके डाला गया है थोड़ा सा। ये प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है स्वर्णिम त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, रेड बेसिन। सूची 2 में है म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम, चीन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इनको सुमेलित करना है। तो स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ पे है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम क्षेत्र है। देखिए, मैंने पिछले शायद किसी क्लास में इस बात का डिस्कशन किया है कि जो एशिया वाला क्षेत्र है, ये वाला भारत है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक, इस तरीके से। ये इधर अरब वाला क्षेत्र है, और ये पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान वाला भाग है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये भारत है। तो यहाँ पर है, ये क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन कौन से देश हैं इसमें? थाईलैंड है, म्यांमार है, और शायद लाओस है। ये वाला क्षेत्र है, ये ट्राइंगल, एक तरीके से ट्राइंगल बनाता है। इसको स्वर्णिम ट्राइंगल बोलते हैं, या गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कौन से देश हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये होता है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको गोल्डन क्रिसेंट, देखो चंद्रमा जैसा आधा बन रहा है, ये ट्राइंगल बनता है, ये चंद्रमा, इसलिए इसको गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं। और ये चंद्रमा यानी तीनों देशों को मिलाएंगे तो चंद्रमा जैसा बनेगा। इसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक। इसे बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखना। गोल्डन ट्राइंगल किधर है? दक्षिण पूर्वी एशिया में है। और गोल्डन क्रिसेंट किधर है? ये इधर मध्य पूर्व, या क्या कहते हैं कि मध्य एशिया में है, ठीक है। आप इसको देखिए। बरमूडा ट्राइंगल किधर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार कहलाता है। और रेड बेसिन कहाँ है? चीन में है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसका उत्तर होगा बी। यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है। उत्तर है इसका बी। सही सुमेलन इधर दिया गया है। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार है। रेड बेसिन है चीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आलामोस, लॉस एंजल्स, केप वर्ड, केप कनेडी। तो ये स्थित है केप कनेडी में। उत्तर इसका होगा डी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस 1991, ठीक है। व्याख्या है इसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित केप केनेवरल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इसका नाम बदलकर केप कैनेडी कर दिया गया था। वर्ष 1973 से इसे पुनः केप केनेवरल के नाम से ही जाना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों को अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? कनाडा, फ्रांस, आगे देखते हैं, ये होगा कनाडा, हाँ, रूस और यूएसए। इसका उत्तर है ए, ठीक है। कनाडा के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत मानचित्र बनाने में सहायता मिली थी। आगे चलते हैं। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है, यहां पर देखिए। उत्तर है ए। व्याख्या है, 1997 में कनाडा के रडार सेट 1 उपग्रह द्वारा पहली बार संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। फॉन आल्प्स पर्वत, बोरा साइबेरिया, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र, कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है बी। जो बोरा है वो साइबेरिया में प्रवाहित नहीं होती है। आइए व्याख्या देखते हैं, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है।
केवल बी ऑप्शन गलत है, यही पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखिए, बोरा अति ठंडी एवं शुष्क स्थानीय पवन है जो एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी किनारे पर चलती है, ना कि साइबेरिया में। ये कहाँ पे है? एड्रियाटिक सी, यहाँ पर आप देखिए एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी किनारे पर चलती है। इसमें मुख्यतः इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया प्रभावित होते हैं इस पवन से। आगे है फोन या फोहन, आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल पर उतरने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, इससे स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित होता है। मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय पवन है जिससे स्पेन एवं फ्रांस तथा राइन घाटी प्रभावित होते हैं। खमसिन गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय पवन है जो उत्तरी अफ्रीका, सहारा एवं अफ्रीका, अरब में प्रवाहित होती है, इससे मिस्र प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है? फ्रांस, इटली, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर ए दिया है यहाँ पर, ठीक है, फ्रांस। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी UDA-LDA 2010 में। इसकी व्याख्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व का बृहत्तम मदिरा उत्पादक देश फ्रांस था। अभी वर्तमान स्थिति के आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 4 वाइन उत्पादक देश कौन है? इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो नंबर 1 पे है इटली, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर अमेरिका है। तो अभी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा बी, इटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेड़ की आयु की गणना का पता लगाया जाता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके। आगे है उसके धड़ पर वलयों की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई की माप करके। तो उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। यह प्रश्न है यूपीपीसीएस प्री 2006 का। उत्तर है इसका बी। व्याख्या, वृक्ष की आयु वलयों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, कोपाक बाना पुलिन कहाँ स्थित है? ब्यूनस आयर्स में, हवाई द्वीप समूह में, रियो डी जेनेरो में, वेलेट्टा में। तो इसका उत्तर होगा सी, कोपाक बाना पुलिन यानी बीच कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरो में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया था IAS प्री 2007 में। व्याख्या है, कोपाक बाना पुलिन ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरो के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सागरी तट के सहारे निक्षेपित पदार्थों से बने हल्के ढाल वाले स्थल रूप को पुलिन अथवा बीच कहा जाता है। चेन्नई में स्थित मरीना बीच भारत में सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी बीच है। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस 2006 का। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो यह है भारत में। उत्तर इसका बी सही है। दिए गए विकल्पों में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला भारत के लद्दाख में होनले घाटी में स्थित भारतीय खगोल वेधशाला है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल। आगे चलते हैं, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। तो यहाँ स्टार लगाया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी RO मेंस 2021 में। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व में स्थित हैं, यानी पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। हालांकि इन देशों में तुर्की यानी रिपब्लिक ऑफ तुर्की का कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है। CIA के अनुसार मध्य पूर्व में शामिल देश हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, गाजा पट्टी, जॉर्जिया, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक और यमन। ठीक है, आगे है यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, हेलसिंकी में, पेरिस में, रोम में। यूपीपीसीएस मेंस 2010 और 2011 का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? आप देखिए ब्रुसेल्स में है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर ए है। वर्तमान में, व्याख्या है इसकी, वर्तमान में 87 यूरोपीय देशों का संगठन यूरोपियन संघ मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। यूरो मुद्रा वर्तमान में यूरोपीय संघ के 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम। इसका उत्तर है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2016 में। इसका उत्तर है ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है लंदन में।
ओके, आगे चलते हैं। व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों द्वारा होने वाले समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में वर्तमान में 176 देश हैं और 3 एसोसिएट सदस्य देश हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क। तो एक तरफ इसमें संगठन है, उनके मुख्यालय दूसरी तरफ दिए गए हैं। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर है डी, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि कहाँ है? रोम, इटली में है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2002 का प्रश्न था। उत्तर है डी इसका। व्याख्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है, न कि न्यूयॉर्क में। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। MPPCS प्री 2021 का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है, हालांकि यहाँ पर जनसंख्या सघन है फिर भी। व्याख्या देखते हैं, नील नदी की घाटी या नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, गंगा का मैदानी क्षेत्र आदि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होने के साथ साथ कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से भी निर्भर हैं। जबकि उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र तो है, लेकिन कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर क्षेत्र नहीं है। यह महत्वपूर्ण औद्योगिकृत क्षेत्र है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आगे है, अगला प्रश्न है, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? IS प्री 2011 का प्रश्न है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था। यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है। यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इसका उत्तर होगा डी। बाकी भी कुछ कुछ मात्रा में सही है, लेकिन सबसे बेहतर उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक, कई बार IAS ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें कई प्रश्न लगते हैं सही हैं, तब उसमें उस समय हमें सबसे उपयुक्त प्रश्न या सबसे उपयुक्त ऑप्शन की खोज करनी होती है कि कौन सा सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा जो सही हो सकता है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भू युद्ध नीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका प्रमुख कारण है यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है तथा उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ही स्पाइकमैन ने रिमलैंड का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक, साहसिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बी, 1 और 3 सही हैं। IAS प्री 2011 का प्रश्न है यहाँ पर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर इसका बी सही है। व्याख्या है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। इनका कार्यकाल था 1991 से 1996 तक। इस नीति का मूल उद्देश्य भारत के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ नीति का उद्देश्य क्या था? पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग में अभिवृद्धि के साथ प्रकारांतर से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का समायोजन था। ठीक है, आगे है प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है नेपाल में, चीन तिब्बत में, भूटान में, सिक्किम में। तो यह स्थित है चीनी तिब्बत में। ठीक है, उत्तराखंड PCS 2010 का प्रश्न है। इसका उत्तर है बी। व्याख्या है, कैलाश मानसरोवर चीनी तिब्बत में स्थित है, अतः यहाँ की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो देखो, हमने देखा था क्रिसमस दिसंबर में होता है। दिसंबर में जो हमारी सूर्य सीधा चमकता है वो मकर रेखा पर चमकता है, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, ये कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, फिर विषुवत रेखा है। ठीक है,
फिर मकर रेखा है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है दिसंबर में, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? गर्मी में मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्मी, बसंत, पतझड़। तो ये देखिए इसका उत्तर है बी। व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस 25 दिसंबर का त्यौहार गर्मी के मौसम में होता है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, भारत। तो इसका उत्तर होगा डी। भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है, ये वहां पर केवल वार्ता भागीदार है। ठीक है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और भारत दक्षिण एशिया में आता है। आसियान कहाँ का है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और भारत किस में आता है? दक्षिण एशिया में, इसलिए इसको वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। वार्ता भागीदार में बहुत से देश हैं, इसमें अमेरिका वगैरह भी है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न, इसका उत्तर है डी। व्याख्या है इसकी, दिए गए विकल्पों में वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर आसियान के पूर्ण सदस्य देश हैं, जबकि भारत को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का ही दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं इसमें आगे हम देखेंगे। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य राष्ट्रों में कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया। तो आप देखेंगे ये सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। मतलब जब आप ऐसे भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ से दक्षिण पूर्वी स्टार्ट हो जाता है, म्यांमार से। ठीक है, ये सभी देश हैं। चीन इसमें नहीं है, चीन पूर्वी एशिया में आता है। ये जो देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, ये देश दक्षिण पूर्वी एशिया के पार्ट हैं। तो जो यहाँ पर देश मेंशन है आप देखेंगे मैप में, तो उनकी लोकेशन यहीं पर है जहां पर मैंने ये सर्किल बनाया है। आगे है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, यूएई। यूपी यूडीएलडीए 2002 का प्रश्न है, इसका उत्तर है बी। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ओपेक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। चीन इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया जनवरी 2009 में इसकी सदस्यता से निलंबित किया गया है इंडोनेशिया को। पुनः जनवरी 2016 में ओपेक से जुड़ा तथा पुनः 30 नवंबर 2016 से ओपेक की सदस्यता से इंडोनेशिया निलंबित है। ओपेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए उत्तर बी सही है इसका। चीन ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लीजिए ओपेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर देखते हैं, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबन, इराक, कुवैत, लीबिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। ठीक है, अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यह है काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका गलत है, इसका उत्तर होगा काठमांडू। ए। राजस्थान पीसीएस 1996 का प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। ठीक है, व्याख्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। वर्ष 2007 से अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इसके पूर्व सार्क 7 सदस्यों का संघ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? तो इसमें से कौन से? उत्तर इसका सी सही है, 2 और 5। अजरबैजान और अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ये तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं 2। बाकी आर्मेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान तो है। आर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया इसके सदस्य नहीं है। आईएस प्री 2022 का प्रश्न है, आईएस में इस प्रकार के जो कभी हाल ही में चर्चा में संगठन रहते हैं उसके सदस्यों को पूछने की परंपरा रही है, तो आप इनको तैयार करके जाना। करंट अफेयर्स से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और करंट बेसिस पे तैयार करेंगे तो ये पता रहेगा किस सदस्य ने नई सदस्यता ग्रहण की है या कौन सा सदस्य बाहर हो गया है। तो इसका प्रश्न, इसकी व्याख्या है, तुर्की राज्यों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स
को वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य तुर्की राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके 4 संस्थापक सदस्य अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान एवं तुर्की हैं। विदित हो कि अक्टूबर 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में संगठन के 7वें सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, 2 और 5। चलते हैं आगे। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? ये है इटली में। ठीक है, पीसा की झुकी मीनार के बारे में है ये। इटली ए उत्तर सही है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएसएस 1995 में। उत्तर है इसका ए। व्याख्या है पीसा की झुकी मीनार या लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है, जो लगातार झुकती जा रही है। इसे सीधा करने के प्रयास लगातार जारी हैं। अगला प्रश्न है एलिसी पैलेस कहाँ है? प्रश्न संख्या 40। एलिसी पैलेस कहाँ है? एमपीपीएसएस 1995 का प्रश्न है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो यह है फ्रांस। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। इसका उत्तर है बी। यहाँ पर आप देखिए उत्तर बी सही है। व्याख्या है एलिसी पैलेस फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। ठीक है, आगे है उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है? तो उड़ाका पक्षियों में है, वैसे सबसे ऊंचे कद में है शुतुरमुर्ग, लेकिन उड़ाका में कौन सा? शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है, इसलिए सारस उड़ लेता है। तो उड़ाका पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी है सारस। यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया था। इसका उत्तर है ए। व्याख्या है शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन यह उड़ता नहीं है। सबसे ऊंचे कद वाला उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सारस है। प्रश्न संख्या 42। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये भारत में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको याद रखना, जीके का प्रश्न है। कुछ प्रश्न जीके टाइप के, जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के नहीं। भारत, जापान, चीन, फ्रांस। तो इसका उत्तर आएगा ए, भारत। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2006 में। उत्तर है ए। व्याख्या है विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या है 1,59,251। आगे, चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी? तो ये उस समय, अभी वर्तमान में ये चेरनोबिल कहाँ पे है, परमाणु आपदा कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन में। लेकिन ये उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म था। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो रूस और उसमें कुछ 13-14 देश थे, वो एक शामिल थे। तो उस समय यूक्रेन भी उससे 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब यूक्रेन भी उससे अलग हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी यूडीएलडीए 2013 का। उत्तर इसका सी सही है। बाकी फ्रांस, जापान, जर्मनी गलत है और यूक्रेन सही है। व्याख्या पढ़ते हैं। चेरनोबिल परमाणु आपदा 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ यानी एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। अगला प्रश्न है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। रूस में, वियतनाम में, चीन में, जर्मनी में। तो ये हुई थी चीन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहाँ पे लागू की गई थी? चीन में लागू की गई थी। इसका उत्तर है सी, यूपी यूडीएलडीए 2013। व्याख्या है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक अभियान है जिसे चीन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। इसका समय काल था वर्ष 1958 से 62 के बीच में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव दिए गए कोड की मदद से कीजिए। फ्रांस, आगे चलते हैं। जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो सबसे ज्यादा परमाणु संयंत्र हैं अमेरिका में, फिर रूस में है, फिर जापान में है, फिर लास्ट में आएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस चौथे नंबर पर है। तो इस तरीके से 4, 3, 2, 1 इसका उत्तर होना चाहिए। 4, 3, 2, 1 उत्तर है इसका डी सही। यूपी पीसीएस 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या है प्रश्नानुसार नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आधार पर देशों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। एक पर है यूएसए, दूसरे पर है फ्रांस, तीसरे पर चीन, चौथे पर रूस। ठीक है, आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्तमान में 13 फरवरी 2025 तक नाभिकीय शक्ति संयंत्रों का परिचालन
अवरोही क्रम में इस प्रकार है। अभी ये वाला याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर चीन, फिर रूस, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसे दक्षिण कोरिया भी या साउथ कोरिया भी कहते हैं। ठीक है। IAEA का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वर्ष 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो ये है फ्रांस, जापान, रूस, चीन। ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उत्तर डी सही है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2014 में। व्याख्या है, प्रश्न काल में डी विकल्प सही उत्तर था। अभी वर्तमान IAEA के 13 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की दृष्टि से प्रमुख देशों का विवरण इस प्रकार है। ये याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, फ्रांस दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है, रूस एवं इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तो ये क्रम याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये है नॉर्वे। उत्तर इसका सी सही है। ठीक है। नॉर्वे के ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। हालांकि जल विद्युत की सर्वाधिक क्षमता कहाँ है? वो चीन में है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर सी सही है। इसकी व्याख्या है, नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। वहीं जल विद्युत संस्थापित क्षमता की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? ठीक। तो यह है किर्गिजिस्तान। ओके। इसका उत्तर होगा बी। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान गलत है। उत्तर बी सही है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015 में। व्याख्या है, किर्गिज नाम तुर्की शब्द किर्क से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है 40। इसके नाम का ही अर्थ है 40 कबीलों का देश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, ये वेनिस होगा। यही वाला गलत है। वेनिस है इटली में। ठीक है। उसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, वेनिस। आगे है लॉरेन कोयला क्षेत्र, फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम, टुला, रूस। यूपीपीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। इसका उत्तर है ए। ठीक है। यही जो मैंने बताया था, यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान संबंधित है वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से? तो चलते हैं इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है डी। ठीक है। नदी से संबंधित है। एमपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय जो होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं, यानी उच्चावत दूर हो जाता है। वो एक तरीके का प्लेन एरिया बन जाता है। ठीक है। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। विलियम मॉरिस डेविस। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? जकार्ता, बीजिंग, काठमांडू या मेरठ भारत का है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इसका उत्तर है बीजिंग, चीन का स्वर्ण बाजार सबसे बड़ा है बीजिंग, चीन में। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है। उत्तर बी सही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2012 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार भारत को पीछे छोड़ता हुआ चीन है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भी चीन नंबर 1 पर है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने के आभूषणों का उपभोक्ता या बाजार है। तो नंबर 1 पर चीन है और उसके बाद कौन सा है? भारत है। तो ये याद रखना, पहला और दूसरा। ठीक है। ये डिजाइन अपने आप तैयार हो जाती हैं, तो इनको ध्यान मत देना आप। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पे भारत है। आगे है, अम्लैंड शब्द का क्या अर्थ है? नगर का हृदय क्षेत्र,
सैटेलाइट नगर, नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र, नगर का निवास क्षेत्र। तो कोई मेन शहर होता, मान लीजिए ये दिल्ली है, इसके आसपास जो क्षेत्र हैं, ठीक है, या कोई छोटा कस्बा ले लीजिए, ठीक, इलाहाबाद ले लीजिए, छोटा शहर है, उसके आसपास के जो छोटे शहर हैं या कोई टाउन है, फिर कोई गांव स्थित हैं, इस तरीके से जो आसपास के क्षेत्र होंगे उसको नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र जो होता है उसे अमलैंड बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, इसका उत्तर है सी। अमलैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ है नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र, इसे हिंटरलैंड भी कहते हैं। तो अमलैंड और हिंटरलैंड ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं या सिनोनिम हैं, ठीक है। आगे है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन गॉटमैन, टेलर, डेविस। तो ये किया था जीन गॉटमैन ने। उत्तर होगा इसका ए सही होगा। आगे चलते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर है ए। यूपीआरओ 2023 का प्रश्न है, व्याख्या है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच भूगोलवेत्ता जीन गॉटमैन द्वारा वर्ष 1961 में अपनी पुस्तक मेगालोपोलिस द अर्थनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था। उन्होंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी समुद्र तट के बड़े शहरों हेतु प्रयोग किया था। इसमें एक नोट दिया गया है कि प्रश्न में मेगापोलिस के स्थान पर मेगालोपोलिस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत यानी माइग्रेशन थ्योरी से संबंधित है? नोटेस्टीन, थॉमसन, ली, उबुलडे। तो इसमें उत्तर होगा सी। ली का संबंध प्रव्रजन सिद्धांत से है यानी माइग्रेशन थियरी से। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, उत्तर है इसका सी। दिए गए विकल्पों में ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास यानी माइग्रेशन के निवास को स्थायी अथवा अर्ध स्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कथन है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। तो ये दोनों सही होंगे तथा इसका उत्तर ये होना चाहिए। अच्छा, यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, मेरे अकॉर्डिंग तो उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें उत्तर बी दिया गया है कि ए और दो सही, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये आयोग मानता है कि उसकी व्याख्या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ए होना चाहिए। कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। आगे इसमें व्याख्या पढ़ते हैं। कथन ए और कारण दोनों ही सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी जारी किया गया था। तो वही देखिए, आयोग थोड़ा गलत प्रश्न, कभी कभी गलत उत्तर भी जारी कर देता है। इसमें ए उत्तर आप मान के चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पूछा है कौन सा गलत है। तो पहला है, प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। नहीं, ये घटती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये घटती है। आगे है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां हैं। ये सही है। अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये भी सही है। प्रजाति विविधता समशीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए। यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। यहाँ पर आप देखिए, उत्तर ए सही है। यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, व्याख्या है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कथन सत्य है। प्रजाति विविधता समशीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। यह कथन भी सत्य है। प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि यह बढ़ने के स्थान पर घटती है। अतः कथन ए गलत होगा और वही उत्तर सही होगा। ए वाला विकल्प ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डेनिसोवन शब्द का प्रयोग मीडिया के द्वारा कभी कभी किसके लिए किया जाता है? एक प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म के लिए, एक प्रकार के प्रारंभिक मानव के लिए, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली के लिए, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक अवधि के लिए। आईएसप्री 2019 का प्रश्न है। तो इसका प्रयोग किया गया था एक प्रारंभिक मानव के लिए। उत्तर बी सही होगा। इसकी व्याख्या आप देखिए, डेनिसोवन या डेनिसोवा होमिनिन के लिए पहला साक्ष्य पहली बार 2008 में साइबेरिया में अल्ताई पहाड़ी की एक गुफा में खोजा गया था। जियाहे गांसू चीन में वैशिया कास्ट गुफा से बरामद एक जीवाश्म जबड़े की हड्डी के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 1,60,000 साल पहले डेनिसीवन तिब्बती पठार में रहते थे। ऐसा पहली बार है कि जब डेनिसेवा गुफा के बाहर डेनिसोवन की उपस्थिति का प्रमाण मिला है।
आगे है एमपीपीसीएस 2015 का प्रश्न, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा, आइसोबार, समवृष्टि रेखा, आइसोहाइट, समताप रेखा, आइसोथर्म या समलवण रेखा? तो ये कहलाती है आइसोहाइट। इसका उत्तर होगा ये समवृष्टि रेखा या आइसोहाइट। उत्तर बी सही होगा। यहाँ पर आप देखिए उत्तर बी सही है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी मानचित्र या चार्ट पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को समवृष्टि रेखा या आइसोहाइट के रूप में जाना जाता है। समदाब रेखा मानचित्र पर एक निश्चित समय पर तथा औसत सागर तल पर समान वायुमंडलीय दबाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। समताप रेखा मानचित्र पर औसत सागर तल पर एक निश्चित समय पर एक ही समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। समलवण रेखा जो एक जलीय प्रणाली में समान लवणता बिंदु से जुड़ती है। आगे है, भू स्थिर उपग्रह परिक्रमण करता है किसी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई जो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा एक निश्चित ऊंचाई पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऊंचाई क्या है। आगे पढ़ते हैं व्याख्या में। एक भू स्थिर या भूस्थैतिक उपग्रह समुद्र तल से लगभग 35,786 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भूआकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है हिमानी से संबंधित है। उत्तर होगा इसका बी। ठीक है, वायु, समुद्री तरंगें, बहता जल गलत है। यहाँ देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2024 का प्रश्न है। उत्तर है बी। एक छोटे हिमनद द्वारा निर्मित घाटी जो घाटी तक बड़े ग्लेशियर द्वारा निर्मित घाटी की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंची होती है या मिलती है तो सहायक घाटी मुख्य हिमनदी घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की भूआकृति को लटकती घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डालमेटियन तट है अंतर पर्वतीय प्रदेश, पदीय प्रदेश, काष्ठजन्य पर्वतीय प्रदेश, नदी निक्षेपजन्य प्रदेश? तो इसका उत्तर होगा डालमेटियन क्या है, आगे देखते हैं। ये प्रश्न है बीपीएससी 2024 का। ठीक है, तो डालमेटियन तट कैसा है? ये काष्ठ वाला प्रदेश है। ठीक, उत्तर होगा इसका सी, काष्ठजन्य पर्वतीय प्रदेश, पर्वत पदीय प्रदेश। आगे चलते हैं, यहां पर आप देखिए उत्तर सी सही है। व्याख्या है इसकी, दुनिया की सबसे उबड़ खाबड़ तट रेखाओं में से एक डालमेटियन तट दक्षिण यूरोप के मुख्यतः क्रोएशिया में एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। यह एक काष्ठजन्य पर्वत, काष्ठ एक मैदान होता है जो चूना पत्थर वाला होता है। ठीक है, तो उसे ही काष्ठजन्य प्रदेश बोलते हैं। काष्ठजन्य पर्वत पदीय तट का उदाहरण है। यहाँ काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। नासा के अनुसार इस विशिष्ट तटीय भूमि का निर्माण हिमयुग के अंत के बाद भ्रंश और समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ है। डालमेटियन तट रिया तट का भी उदाहरण है। इस दृष्टि से विकल्प डी में नदी निक्षेपजन्य उत्तर भी सही हो सकता है। ज्ञातव्य है कि रिया निमग्न उच्च भूमि तट रेखा होती है जब सागरीय तल में उभार हो जाए या सागरीय किनारे का अवतलन हो जाए, जिस कारण तटवर्ती नदी घाटी का अधिकांश भाग जलमग्न हो जाए। उस स्थिति में रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने आज श्री गणेश नहीं किया है, मतलब एकदम फिनिश कर दिया है भूगोल को। ठीक है, भूगोल की जो पूर्वावलोकन है 2025 वाला एडिशन, उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके दोनों पार्ट, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल को। तो थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम लोगों ने नया परिवर्तन किया है, ठीक है, ध्यान एकेडमी वाला, कि जब हम अब अपनी पीडीएफ के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसका अनुभव कैसा लगा है, इसको थोड़ा सा आप बताइएगा। और ऐसा ही हम करने वाले हैं क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, चैनल को भी बचाना है। स्ट्राइक आएगी या क्या कहते हैं कि कॉपीराइट आएगा, तो उससे भी बचाना है। कोई कन्फ्यूज़न है तो ये नंबर हर जगह दिया है, सभी पेज पर भी दिया है, सेम नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तैयारी से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ वाली जो चीज़ हमने बताई थी उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो लिखने की एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। धीरे धीरे सारी पीडीएफ जो भी हम अपलोड करेंगे वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। गुड लक, ऑल दी बेस्ट।